Hello, this is Aditya Joshi. This video is actually a really overdue. Also, this video is basically on what you need to do after your NEET exam. So सबको पता होता है NEET एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या है और टाइम टेबल कैसे बनाना है. लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है. तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि नो वन कैन चेंज टाइम एंड नो वन कैन चेंज एक्शंस. तो आपका नीट का पेपर जैसा भी हो गया, आप उसके लिए अगर दुख मनाने बैठ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्लान, you need to execute and you need to have safeguards. प्लान, एग्जीक्यूट, सेफगार्ड्स. प्लान क्या करना है कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा. अगर मुझे ड्रॉप लेना है तो कितने नंबर से मैं रह गया हूँ और मुझे कितने नंबर की जंप लगानी पड़ेगी. ड्रॉप मैं कहाँ से लेना चाहूंगा. अगर मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ तो मुझे तैयारी कैसे करनी पड़ेगी. एग्जीक्यूट कैसे करोगे. अगर तैयारी करनी है तो क्या मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं. और सेफगार्ड्स क्या होंगे. सेफगार्ड्स मतलब अगर बाय चांस मेरा नीट में इस बार नहीं होता है सिलेक्शन तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए. एक तो मैंने ड्रॉप बता दिया, और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ. क्या नेक्स्ट टाइम में मेरे नीट में अच्छे नंबर आ जाएंगे. क्या एक ड्रॉप लेना या सेल्फ स्टडी करना ये इंश्योर कर देगा कि मेरे अच्छे नंबर आते हैं. तो व्हाट आर सम पॉसिबल सेफगार्ड्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला सेफगार्ड ये कि ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज. जो तुमने पहले नीट में किया उससे कुछ अलग करो. सपोज तुमने पहली नीट में सेल्फ स्टडी करी थी तो इस बार तुम सेल्फ स्टडी मत करो. इस बार तुम ट्राई करो कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा. क्योंकि कोचिंग के बारे में तुम जितना भी गलत बोल लो, जितना भी बेकार की चीज़ें बोल लो, एक बात तो सच है, वो ये है कि कोचिंग ना बच्चों के अंदर एक टाइम टेबल को फॉलो करने की नीड बना देती है. कोचिंग भले ही स्पून फीड करे, लेकिन तुम ये याद रखना जो क्लास 6 बजे चालू होनी है वो 6 ही बजे चालू होगी. सेल्फ स्टडी में ये नहीं होता. तुम्हें सेल्फ स्टडी करते हो तुम्हें लगता है यार आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, यार चलो एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन 12 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन बर्नआउट आ जाता है. तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए कोचिंग एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कुछ एस्पेक्ट्स में, हर एस्पेक्ट में नहीं. सेल्फ स्टडी कभी नहीं छोड़नी. तो नीट का पेपर जब खत्म हो जाता है तो आपके पास चॉइसेस होती है. पहली चॉइस क्या है कि आपको क्या ड्रॉप लेना है या नहीं. दूसरी चॉइस प्राइवेट जाना है कि नहीं. तीसरी चीज़ MBBS अब्रॉड. तो MBBS अब्रॉड के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड एज ऑफ नाउ जब तक कुछ रिटर्न मटेरियल नहीं आता तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि सेफ है कि नहीं. देखो यूक्रेन रशिया के साथ क्या ड्यूरेशन डेफिनेटली बढ़नी है ही. 1.5 ईयर ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. क्रॉक 3 का पेपर आ गया जिसके बाद ही आपको वहाँ की लाइसेंसिंग एग्जाम दे पाओगे, लाइसेंस मिल पाएगा. तो वहाँ का ऑप्शन तो मुझे अच्छा नहीं लगता. फिलीपींस की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी BS + MD होता था. तो यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा जब तक वो रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं आता तब तक मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाऊंगा. और फिलीपींस में क्या वो कहते हैं इंट्रामेड हट जाएगा, फिर से BS + MD ही हो रहा है लेकिन MD की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. क्लिनिकल एक्सपोजर मैं मानता हूँ फिलीपींस में अच्छा है. तो MBBS अब्रॉड के ऊपर ये वीडियो नहीं है. ये वीडियो इसके ऊपर है कि आपको नीट के बाद क्या करना है. तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है एक्चुअली में नीट का पेपर देने के बाद वो ये है कि एसेस करो कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं. देखो यूजुअली 1-2 घंटे के अंदर ही लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, यूट्यूब चैनल्स ये सब अपने ना आंसर की डाल देते हैं. तो उसके हिसाब से आप चेक करो कि आपके नीट में कितने आ रहे हैं. सबको पता होता है कि उनकी कैटेगरी क्या है, क्या उनको कोटा सिस्टम मिलेगा कि नहीं, या उनको कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर चाहिए थे एक सेफ जोन में आने के लिए. सबको पता होता है. स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है ये सब. तो अपने स्टेट के हिसाब से आपको पता है कि आपको सेफ आने के लिए कितने नंबर चाहिए थे. तो जब आप नंबर बिठाओगे तो देखो उस नंबर से क्या आप ऊपर आ रहे हो. सपोज मैंने बोला कि आपको सेफ रहने के लिए चाहिए थे 580 नंबर, तो क्या आपके 580 से ऊपर आ रहे हैं. क्योंकि अगर आप अपनी असेसमेंट में 580 से ऊपर नहीं ला पा रहे हो तो ओरिजिनल जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली उससे कम ही आने वाले हैं. तो उससे ऊपर लाने की कोशिश करनी है. दूसरी चीज़ एसेस करने के बाद इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपने सोचा कि आपको चाहिए थे 580 नंबर सेफ जोन के लिए, आप क्या है 550. अब डेफिनेटली 30 नंबर कम है जो कि एक बहुत बड़ी लीप होती है नीट में. तो एसेस करने के बाद इवैल्यूएट करो कि ये 30 नंबर मुझे क्या नुकसान पहुंचाने वाले हैं. अब इन 30 नंबरों से मुझे क्या नुकसान पहुंचेगा, मैं इस नुकसान को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ. क्या इन 30 नंबर्स की अहमियत इस पेपर में ज़्यादा है जब हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और कट ऑफ ऊपर जाता जा रहा है. इवैल्यूएट करो कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, पॉसिबल कट ऑफ कितना होगा इस ईयर. इवैल्यूएट करो कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. क्या मैं इन नंबरों के साथ गवर्नमेंट मेडिकल सीट में MBBS कर पाऊंगा, BDS कर पाऊंगा, आयुर्वेद कर पाऊंगा. तो उसके बाद इवैल्यूएट करते हो ना तो आपको पता चलता है आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं उस आउटकम की वजह से. अब पॉसिबल ऑप्शंस आपको पता चल गए कि यार MBBS गवर्नमेंट में मुझे नहीं मिल पा रहा.
सपोज आपको पता चला कि MBBS गवर्नमेंट में नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी ऑप्शंस क्या है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप सेटल कर सकते हो, अब देखो इवैल्यूएशन के बाद आता है स्टेप टेकिंग प्रोसेस। स्टेप टेकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको नीट के बाद करना होता है। यही डिटरमाइन करेगा कि आप क्या करना चाहोगे। देखो स्टेप टेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप अपने आप से डील करते हो, आपको सब कुछ अपने आप सोचना है और अपने आप को, अपने मन को मनाना है। क्योंकि जब आप नीट का पेपर देते हो, जब आप इनफैक्ट पढ़ाई करते हो, तो दो ही वजहों से करते हो, या तो पेरेंट्स के फोर्स से, या आपके मन में एक विजन बैठा होता है कि मुझे क्या बनना है। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ है उसको मन में रख के सोचो अपने आप से कि क्या मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, क्या मुझे MBBS ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी फैमिली में कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ MBBS ही करना था, और आयुर्वेद, BDS जैसी चीज़ों से वो संतुष्ट है, या आप सेटल होने से संतुष्ट हो, इफ़ यू आर एबल टू लिव विद योर सेल्फ विद दैट सेटलमेंट, देन गो फॉर इट। तो ड्रॉप मत लो, सेटल कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या, आपको लगता है मुझे सेटल नहीं करना, तो फिर आप सोचते हो ड्रॉप लेने का। ड्रॉप में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहली, डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप सोचते हो यार इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं नहीं क्लियर कर पाया, एक साल में ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आपको एक साल नहीं मिलेगा, एक्चुअली आपको मिलेंगे 8 to 9 मंथ्स पढ़ाई के लिए। तो ड्रॉप लेना है कि नहीं, प्राइवेट में जाना है कि नहीं, वो एंटायरली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती आपको प्राइवेट में भेजना, तो क्या अननेसेसरी प्रेशर अपने पेरेंट्स पे क्रिएट करना एक सेफ और अच्छी चॉइस होगी आपके लिए? डेफिनेटली नहीं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाओ इंडिया के। तो MBBS एब्रॉड भी एक ऑप्शन रह जाता है, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग हम सबको पता है कि अभी वो एक सेफ ऑप्शन नहीं है। तो इवैल्यूएशन करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद कौन सा स्टेप लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वहीं पे मेंटोर जरूरी होता है। देखो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए आपको मेंटोर की जरूरत नहीं होती। असेसमेंट इवैल्यूएशन तो आप खुद भी कर सकते हो। कट ऑफ की लिस्ट देखो, देख लो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, लास्ट ईयर कितने नंबर में कौन सा कॉलेज मिल रहा था, आज हो सकता है उससे थोड़ा कम कॉलेज मिले। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। रॉकेट साइंस एंड गाइडेंस वहां लगती है जहां पे आपको श्योर नहीं होता कि क्या स्टेप लेना चाहिए मुझे, जो स्टेप टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसमें अपने आप से 3 सवाल पूछने, क्या मैं सेटल होने के लिए राजी हूं, क्या अगर मैं सेटल करता हूं अपने आप को, क्योंकि डेफिनेटली MBBS से एक स्टेप सेटलमेंट ही है, BDS या ऐसा कुछ और फील्ड लेना, फिजियोथेरेपी जैसा, जो आप इनिशियली नहीं लेना चाहते थे। अगर ओरिजिनली आपको यही सब लेना था तो दैट्स ग्रेट, बट अगर नहीं लेना था तो दैट्स अ सेटलमेंट। दूसरी चीज अपने आप से पूछनी है कि क्या मैं सेटल करता हूं तो मैं खुश रह पाऊंगा, जो कि फर्स्ट स्टेप ही है, और अगर मैं सेटलमेंट लेता हूं तो मेरा फ्यूचर खराब तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखो हर चीज पैसा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि MBBS डॉक्टर ही पैसे कमाते, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, सब लोग कमाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। फ्यूचर में जाके जब आप अपने साथ वालों को सर्जन बनते देखोगे, MBBS डॉक्टर देखोगे, और आप नहीं होगे, तो क्या उस कंपैरिजन को झेल पाओगे आप? क्या आपकी साइक, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, वो जो होता है ना अंदर से फील होता है, वो सह लेगा? अगर सह लेगा तो ठीक है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि क्या अगर आप ड्रॉप लेते हो, तो अगर आप ड्रॉप लेते हो, अपने पर बिलीव करते हो, क्या इतनी औकात है आपकी, सैचुरेशन तो नहीं आ गया है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे नहीं पूछना चाहते या एम्बैरेस्ड होते अपने आप से पूछने के लिए। एम्बैरेसमेंट नहीं करना। देखो दूसरा कोई आपकी औकात जज करे वो गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन खुद अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यार मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं 2 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, 3 बार ड्रॉप ले चुका हूँ, मेरी जंप्स नंबर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं पुश कर सकता अपने आप को, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या एक और ड्रॉप लेके एक और ईयर अपनी लाइफ का वेस्ट करना एक सही डिसीजन होगा आपके लिए? तो ये सारी चीज़ें होती है ना जो आपको अपने आप से पूछनी होती है। 5-6 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत डीप सोचना पड़ता है इनको, तब जाके आपको डिसाइड करना होता है कौन सा स्टेप लेना है। क्योंकि चलो अभी आपने प्राइवेट से पढ़ लिया, आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास उतने ही पैसे थे और पीजी में सेम हालत हो जाती है, तो नीट पीजी आप कैसे अफोर्ड करोगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड अगर फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग आ रहे हो, तो इतना प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर अपने पेरेंट्स के ऊपर डालना क्या सही रहेगा? बहुत लोग बच्चे एजुकेशन लोन्स लेते हैं, है ना, एजुकेशन लोन्स लेते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो एजुकेशन लोन कैसे चुकाओगे? तो ये सब बातें ना फिर एंड में यहाँ चली जाती हैं कि MBBS के बाद आप क्या करने वाले हो।
क्योंकि MBBS इज बेसिकली स्टेपिंग स्टोन। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। MBBS एंड नहीं है लाइन का, MBBS एक स्टेपिंग स्टोन है जहाँ से आप न्यू चीज़ें करते हो, नीट, PG, MCH, MCA, सुपर स्पेशलिटी एंड एवरीथिंग। तो MBBS एंड तो नहीं है। तो MBBS में सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर देना एक वाइज चॉइस नहीं है। यही एक्चुअली सब मेरे दिमाग में चला था। मैं 1 साल का ड्रॉपर था, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यही तो बात है, जब एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको गाइड करता है ना, जैसे मैं ड्रॉपर था तो मेरे को एग्जैक्टली पता है मेरे मन में क्या चला, कितना डिमोटिवेटेड फील करते हैं लोग, कैसा फील करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की क्या होती है, इसलिए मैं MBBS अब्रॉड के लिए आया। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं होता है। देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कितना भी अच्छा है, कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, उसको सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। एंड मैं हर फैक्टर के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ ऑब्वियस रीजंस की वजह से, लेकिन आपको भी पता है कि नीट एग्ज़ाम इंटेलिजेंस को जज नहीं करता है, वो स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है। एंड स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम में रट के उगल देने वाला बच्चा आगे निकल जाता है, बजाय कि समझ के डीप थिंकिंग रखने वाला। तो ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि पेपर देने के बाद आपको क्या करना चाहिए। एक शांत कमरे में बैठो, अपने आप से सारी बातें करो, दूसरों को इन्वॉल्व भले ही मत करो, अपने आप से पूछो ये सारे सवाल और एक डिसीजन पे आओ। ऑल द बेस्ट, आप जो भी लाइफ में करते हो उसके लिए। थैंक यू।